अच्छा, नोट ऑन इसोफेजियल कार्सिनोमा क्या है कि द मोस्ट कॉमन टाइप इसोफेजियल कार्सिनोमा की क्या है, एडिनो कार्सिनोमा। और स्मोकिंग जो है वो एसोसिएटेड होती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के साथ। बेरेड इसोफेगस एडिनो कार्सिनोमा करवाता है इन द लोअर थर्ड 1/3 ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन द अपर 2/3 ऑफ द इसोफेगस में होता है, ठीक है। एक्लेजिया जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क है इसोफेगस के अंदर। अपर 2/3 ऑफ द इसोफेगस में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस में एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे एक केस दिया हुआ है फेरेंजियल पाउच का जो बताया था कि डिस्फेजिया हो रहा है, रिगर्गिटेशन हो रही है, पेशेंट को क्रॉनिक कफ भी है, ठीक है। बैड हेलिटोसिस हो रहा है, एस्पायरेशन है, आप हेलिटोसिस दे दिया, आपको रिगर्गिटेशन दे दिया, यहाँ पे गगलिंग साउंड वगैरह नहीं दिया, क्रॉनिक कफ में दिया नॉक्टर्नल फेरेंजियल पाउच ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंडोस्कोपी याद रखना, जितने भी डायवर्टिकुलम होते हैं उसमें एंडोस्कोपी कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं क्योंकि ये जो है ना परफोरेट कर देता है पाउच को, तो हम बेरियम स्वैलो करवाते हैं। बेरियम स्वैलो इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इन द केसेस ऑफ डायवर्टिकुलम। आल्सो द गगलिंग साउंड इन द चेस्ट व्हेन ड्रिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन फॉर फेरेंजियल पाउच। अगर डिस्फेजिया पहले भी बताया, डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव है, वेट लॉस हो रहा, ओल्ड इंडिविजुअल है, गगलिंग साउंड है, तो हम इसोफेजियल कार्सिनोमा सस्पेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास विलस एडिनोमा है, डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल ईयर, ठीक है। और कॉजेज़ हम पढ़ लेते हैं हाइपोकैलेमिया की, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। लूप डायूरेटिक्स है, लूप डायूरेटिक्स हमारे पास है जो ऐसे जिसमें फ्यूरासेमाइड आ जाती है, वो हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है। थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स है जिसमें बेंड्रो फ्लूमीथायजाइड है, ठीक है। आप इसमें कोई भी थायजाइड जो डायूरेटिक्स आएगी वो हाइपोकैलेमिया करवा सकती है, ठीक है। वॉमिटिंग एंड डायरिया हाइपोकैलेमिया हो सकता है। विलस एडिनोमा है, रेनाल ट्यूबुलर फेलियर है, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम है, कशिंग सिंड्रोम में हमारे पास कॉन्स डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो कि हाइपोकैलेमिया विद हाइपरटेंशन इनके साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, ठीक है। हाइपोकैलेमिया विद हाइपरटेंशन। और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है एल्डोस्टेरोन बॉडी में बढ़ा हुआ है, एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और रिवर्सिबली पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी। एब्जॉर्प्शन सोडियम की इंक्रीज़ होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी। तो हाइपोकैलेमिया विद हाइपरटेंशन, तो कॉन्स डिजीज़ की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो आते हैं वो आते हैं बैरेट्स इसोफेगस में, ठीक है यार। हाँ, बैरेट्स इसोफेगस के ऊपर आते हैं तो इम्पॉर्टेंट बैरेट सिंड्रोम, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। फाइनल ईयर के लेवल पे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया क्या होता है, एस इनहिबिटर्स है, इनैलोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स है जिसपे स्पायरिनोलैक्टोन आ जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है। एडिसन्स डिजीज़ है, ठीक है, जो कि हाइपरकैलेमिया करवाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। एडिसन्स डिजीज़ इज़ बेसिकली जिसमें हमारे पास जो है वो एड्रिनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म और दूसरे भी बाकी सारे हार्मोन इसमें कम हो जाएंगे, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के। तो हाइपरकैलेमिया होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया के याद रखनी क्या क्या चीज़ें हैं जो हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में लो हीमोग्लोबिन होता है एंड हाई MCV होता है। आइदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो या फॉलिक डेफिशिएंसी हो, दोनों की डेफिशिएंसी हो। हमारे पास विटामिन B12 की वो क्या कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। विटामिन B12 जो है वो कोबालामीन कहलाता है। कॉजेज़ ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी में पर्नीशियस एनीमिया आ जाता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। और पर्नीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून गैस्ट्रिक एट्रोफी में भी हो सकता है,
क्योंकि इसमें हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर लॉस हो जाता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। तो यूजुअली जो हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या पर्नीशियस एनीमिया है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ से भी एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, या टोटल गैस्ट्रिक्टोमी करवाई है, इलियल रिजेक्शन की हिस्ट्री है, क्रॉन डिजीज़ पड़ा अभी, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, ठीक है, सीलिएक डिजीज़ है, कोई डाइट्री जिसमें पेशेंट को याद रखना कि विटामिन B12 जो है वो मीट में, फ़िश में, डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद होते हैं बट वेजिटेबल्स में नहीं होता, ठीक है, जबकि जो फॉलिक एसिड है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उसमें फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के पेशेंट पेरिफेरल पैरेस्थेसिया के साथ आएंगे, इम्पेयर्ड पोजीशन एंड वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन का सेंस उनका इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिमेंशिया, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी प्लस डिफ़िकल्टीज़ विद थिंकिंग, इफ़ अनट्रीटेड तो परमानेंट एटेक्सिया भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि CNS के सिम्टम्स B12 में होते हैं, ठीक है। लैब रिजल्ट्स क्या होंगे कि MCV ग्रेटर देन 110 होगा, ठीक है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 80 to 100 होती है, ठीक है, ग्रेटर देन 110 MCV इंक्रीज़ हुआ हुआ है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हुआ हुआ है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और फिर हमें स्मेयर पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे, इंक्रीज़ होमोसिस्टीन नज़र आएगा, ठीक है। दिस लैब रिजल्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? बाय द स्टडी, बाय द हिस्ट्री, ठीक है, वेजेंस है या नॉन वेजेंस है, ठीक है, कोई गैस्ट्रिक या इलियल रिजेक्शन तो नहीं हुई गैस्ट्रिक और इलियल रिजेक्शन में पर्नीशियस एनीमिया होता है जो कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी करवा सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है B12 डेफिशिएंसी का? IM हाइड्रोक्सी कोबालामीन हम देते हैं, विटामिन B12 IM इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्विक सिनेरियो, अ मैन हैज़ लो सीरम फॉलेट, ठीक है, तो इंकरेज हिम टू ईट लीफी वेजिटेबल्स, एंड अ मैन हैज़ लो सीरम फॉलेट एंड लो विटामिन B12, तो फर्स्ट ट्रीट विटामिन B12 फर्स्ट, ठीक है, बाय गिविंग IV हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, ठीक है। तो B बिफोर BF होता है ना, तो विटामिन B12 को आपको पहले करना है बिफोर द फॉलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि यंग पेशेंट में सीवियर अटैक ऑफ पैनक्रियाटाइटिस का अटैक हुआ उसको, ठीक है, और उसको पेरिफेरल पैरेस्थेसिया, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन इन हिज लेग्स, लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिफ़िकल्टीज विद थिंकिंग, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एंड द ट्रीटमेंट इज़ हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, विटामिन B12 IM इंजेक्शंस, ठीक है। एंड देन फिर हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस है कि पेशेंट विद अ नोन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया 8 times a day, विजिबल ब्लड, पेशेंट इज पेल एंड टैकीकार्डिक with a temperature of 38, abdomen is tender with no palpable mass, ठीक है। तो इसमें 8 times a day डायरिया हो रहा है पेशेंट को, सही है, विजिबल ब्लड है, पेशेंट पेल है, टैकीकार्डिक है, टेम्परेचर उसका 38 है, एकदम से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो ये एक्यूट फ्लेयर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो हम इसमें IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे करवाया, टॉक्सिक मेगाकोलोन दिख रहा है, ठीक है, म्यूकोजल एडिमा एंड कोलोन डिस्टेंशन स्पेशली द ट्रांसवर्स कोलोन, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हेन टू सस्पेक्ट सीवियर कोलाइटिस, ठीक है, सीवियर कोलाइटिस आप कब कंसिडर करोगे? एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, द रूल ऑफ 630 and 90, 6 bowel movements per day plus visible blood in large amount, ESR greater than 30, हार्ट रेट इज़ ग्रेटर देन 90, तो 630 90, ठीक है। टेम्परेचर माइल्ड फीवरिश हो सकता है बट इट इज़ नॉट द केस, और एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, पेलर फटीक, ठीक है। टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है कि बेसिकली आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में डायलेटेड कोलोन विथ थंब प्रिंटिंग, म्यूरल एडिमा स्पेशली इन द ट्रांसवर्स कोलोन, तो ये टॉक्सिक मेगाकोलोन कहलाता है, ठीक है। सम टाइम पेशेंट जो है एक्यूट एक्सरबेशन का अल्सरेटिव कोलाइटिस का यानी टॉक्सिक मेगाकोलोन का सेप्सिस के साथ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपके पास ये टॉक्सिक मेगाकोलोन दिखाया हुआ है, ठीक है,
विद अ बैकग्राउंड ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन के साथ आया था। एबनॉर्मल अब यहाँ पर दूसरा केस है हमारे पास एबनॉर्मल एलेप्टीज, लीवर फंक्शन टेस्ट, सेकेंडरी एमेनोरिया है और यंग मिडल एज फीमेल है। थिंक ऑफ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया और यंग मिडल एज फीमेल है, ठीक है। ALT AST बिलीरुबिन बढ़े हुए हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल या फिर माइल्डली इंक्रीज है, और प्रेजेंस ऑफ अनदर एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ वुड मेक द डायग्नोसिस ऑफ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस मच ईजियर। एग्जाम्पल में जैसे विटिलिगो है, एडिसन्स है, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 है, ठीक है। और ये जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है ये लीवर सिरोसिस भी करवा सकता है। फिर हमारे पास अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, इसमें हेवी अल्कोहल कंजप्शन की हिस्ट्री होगी सबसे पहले, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। साइंस ऑफ लीवर डिजीज़ या सिरोसिस में आपको पता है साइटिस, हिमाटिमिसिस, जॉन्डिस, हेपेटोमेगाली, स्पाइडर नेवी, ये सारे साइंस होते हैं। और अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में हमारे पास बोथ AST एंड ALT एलिवेट होता है, और ठीक है AST इज़ मोर एलिवेटेड दैन ALT, मतलब जो रेशो आपके पास आएगा ना AST टू ALT का रेशो वो 150:70 का डिफरेंस होगा। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT इज़ आल्सो इंक्रीज्ड, सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज इज़ आल्सो इंक्रीज। मैनेजमेंट क्या है, अल्कोहल को स्टॉप करवाना है और कंसीडर लीवर ट्रांसप्लांट 6 मंथ आफ्टर अल्कोहल एब्सिस्टेंस इन लेट केसेस, ठीक है। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही करवा सकते हो क्योंकि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ सिरोसिस ही करवा देता है एडमिट, ठीक है। उसके बाद हेल्प सिंड्रोम है, हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें याद रख लो। हेल्प सिंड्रोम में इसके निमोनिया की हीमोलाइसिस होती है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स होते हैं, लो प्लेटिलेट्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज अमोनिया। इन हेल्प सिंड्रोम देयर इज़ हीमोलाइसिस, ठीक है, hemolytic anemia, low hemoglobin would be given, or in AFLP in addition to EELP elevated liver enzyme, low platelet, there is low serum glucose plus minus high serum ammonia, ठीक है। और also in alcoholic fatty liver pancreatitis has vomiting, disseminated intravascular coagulopathy, prolonged PT and PTT, ठीक है। तो उसके बाद एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है। ये RFs रिनाल फंक्शन टेस्ट करवाओगे तो प्रीक्लेम्जिया फर्स्ट प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज होगी। प्रेजेंटेशन क्या होगी, nausea, vomiting, abdominal pain, fever, headache, pruritus, jaundice. Occurs in late pregnancy, typically after 30 weeks of gestation, ठीक है, एंड में occur immediately after delivery, और रेयर केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, या तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से कोमा एंड डेथ। डायग्नोसिस क्या है, लीवर बायोप्सी। इंटरमाइटेंट डायरिया और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो रही है, फटीग हो रहा है, थिंक सीलिएक डिजीज़। फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, इसके प्रेजेंटेशन क्या होगी, एक्यूट सीवियर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है या एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, या राइट फ्लैंक की तरफ रेडिएट कर रहा है, या राइट शोल्डर पे तरफ रेडिएट कर रहा है। तो एक्यूट प्रेजेंटेशन है सीवियर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन या एपिगैस्ट्रिक पेन है जो बैक शोल्डर या राइट फ्लैंक पे रेडिएट कर रहा है और प्रिसिपिटेटेड बाय मील्स प्लस माइनस नॉजिया, वॉमिटिंग, फीवर हो सकता है। और जॉन्डिस कैन डेवलप इफ़ देयर आर स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट, जिसे हम कॉलीथियासिस कहते हैं, ठीक है। जबकि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ड्यू टू स्टोन्स, द स्टोन्स एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केस में अगर स्टोन्स बने हुए हैं तो स्टोन्स जो हैं वो सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, तो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर ब्लॉक है।
तो जॉन्डिस इज़ ऑफन एब्सेंट और माइल्ड टू नोटिस। तो एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में कभी भी आपको जो है वो जॉन्डिस की हिस्ट्री नहीं देगा। पॉजिटिव मर्फिस साइन होगा कि पेन एंड अरेस्ट ऑफ इंस्पायरेशन व्हेन प्रेसिंग द राइट कोस्टल मार्जिन एट द मिड क्लैविकुलर लाइन। ठीक है, रिमेंबर द साइन इज सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक टू एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस। डीअरेंज्ड एलेप्टीज मिलेंगे, ठीक है, प्लस माइनर मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते। इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट फीवर एंड WBCs इंक्रीज मिलेगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होता है विच इंडिकेट्स अ सॉर्ट ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन विद कॉलिस्टेसिस। दिस माइट अकर विद एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं। 90% केसेज ऑफ एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस के केस में सिस्टिक डक्ट जो है वो ब्लॉक होती है बाय अ गॉल स्टोन। रिस्क फैक्टर क्या है? एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस इज़ क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदर रिस्क फैक्टर है फीमेल जेंडर, ओबेसिटी, वेट लॉस, और रिमेंबर SF सिंड्रोम, 5F सिंड्रोम, फेयर, फैट, फीमेल, फर्टाइल एंड ओवर 40। ठीक है, फेयर फैट फीमेल, फर्टाइल है, ओवर 40 है। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस डज नॉट अकर इन मैन थिन अंडर 40 ईयर्स ओल्ड, बट ये एक मोस्ट कॉमन सर्वे जिसके मुताबिक 5F सिंड्रोम से आपने याद रखना है। इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, इंक्रीज WBCs मिलेंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे थिक वॉल्ड एंड श्रंकन गॉल ब्लैडर मिलेगा। ठीक है, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस के अंदर, क्योंकि नेक पे जो है वो अगर वो आपके पास एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है, और स्टोन है, तो आपके पास जो गॉल ब्लैडर बाकी का हिस्सा होगा वो क्या होगा? थिक वॉल्ड हो जाएगा और श्रिंकन हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है कि NPO पर पेशेंट को रखना है, IV एनाल्जेसिक, IV फ्लूइड्स देने हैं, IV एंटीबायोटिक्स देनी है। बट द नाइस गाइडलाइन नाउ रिकमेंड अर्ली लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी आप कर दो विद इन 1 वीक ऑफ डायग्नोसिस। प्रीवियसली सर्जरी जो है वो सेवरल वीक्स तक डिले की जाती थी अंटिल द इन्फ्लेमेशन हैज़ सबसाइडेड। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता। अब विद इन 1 वीक आप जो है वो लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी कर सकते हो। द मेन डिफरेंस फ्रॉम बिलियरी कोलिक इज डैट कि एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इंक्रीज WBCs, ठीक है, फीवर है, लोकल पेरिटोनिज्म, टेंडरनेस जिसको कह रहे हैं। इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ गॉल स्टोन इज़ एन एसिम्टोमेटिक पेशेंट ड्यूरिंग CT और अल्ट्रासाउंड। आपने क्या करना है? रीअश्योर करना है, कोई इंटरवेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे अगर स्टोन जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर शो हो रहा है, कोलिडोकोलिथियासिस है इंस्टेड ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो हम इवन इन एन एसिम्टोमेटिक पेशेंट तो आप ERCP या फिर लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी करना है। गॉल स्टोन बने हुए हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, एसिम्टोमेटिक है, रीअश्योर कर दो। लेकिन अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कोलिडोलिथियासिस है तो उसके अंदर लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी आपको करनी होगी। इन बोथ कंडीशन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इज़ द अल्ट्रासाउंड एंड द मोर स्पेसिफिक इज़ द CT। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम पर। तो प्लमर विंसन सिंड्रोम को हम डिक से याद रखते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ग्लोसाइटिस होती है, ईसोफेजियल वेब्स वगैरह बन जाते हैं। तो पोस्ट क्रिक्वायर्ड ईसोफेजियल वेब्स बनते हैं विच इज़ पेनलेस इंटरमिटेंट डिस्फेजिया। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पेलर, फटीग, ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमेटोसिस, कोलेंकिया मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है? आयरन सप्लीमेंट देना है और वेब्स डायलेटेशन करना है। ठीक है, दिस इज़ ईसोफेजियल वेब इन प्लमर विंसन सिंड्रोम। देन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।